आपका NIOS सीरीज़ में। आज हम देखेंगे हमारी यूनिट नंबर 5 ब्लॉक नंबर 2 का, ठीक है। इसका पार्ट 1 है। अभी तक हमने यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लॉक नंबर 1 की, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 की चारों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। आज हम ब्लॉक नंबर 2 शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 5। इसके 2 पार्ट में आएगी वीडियो, फर्स्ट और सेकेंड, 2 पार्ट में, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यूनिट नंबर 5 में है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण। इसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो भी काम किए गए, जो भी समस्याएं आई, उन सबको कैसे सुलझाया गया, और जो भी अलग अलग राज्यों में योजनाएं शुरू हुई, उन सब योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे UEE यूनिवर्सलाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है। इसमें UEE की UEE क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, जो 6 से 14 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक माध्यमिक, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन के एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा की यूनिवर्सलाइजेशन के लिए योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई थी, हम देखेंगे अलग अलग स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSSB के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2001 में विस्थापित बच्चों के लिए, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बच्चों के लिए, क्या कहता है, पढ़ाई जारी रखने के लिए साखर शालाएँ खोली थी। साखर शालाएँ किस लिए खोली गई थी, साखर शालाएँ ऐसे बच्चों के लिए खोली गई थी जो बच्चे, क्या कहता है, कि जो मज़दूरों के बच्चे थे, जैसे जो किसान थे, उनकी क्या करते थे, जब सीज़न शुरू हो जाती, जब गन्ने वगैरह की सीज़न शुरू हो जाती थी, तो बच्चे क्या करते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। तो उस स्कूल को उनकी पढ़ाई कंप्लीट कराने के लिए साखर शालाएँ खोली गई थी। आगे हम देखेंगे साखर शालाओं में है क्या क्या। जिला परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण की समस्या को निपटने के लिए, ठीक है, जो स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ट्रांसफ़र की समस्याओं के लिए निपटने के लिए क्या करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या खोली थी, साखर शालाएँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और DSSB में आ भी चुका है इसमें, ठीक है। साखर शालाएँ सारे वर्ष नहीं चलती थी, सारे वर्ष नहीं, अपितु शैक्षिक वर्ष में के उत्तरार्ध मतलब चलती थी, ठीक है, के बाद, ठीक है। साखर शालाएँ पूरे साल कुछ महीनों के लिए चलाई जाती थी। अब देखते हैं साखर शालाएँ थी क्या, साखर शालाएँ कब चलती थी और कैसे ऑपरेट करती थी, कौन ऑपरेट करता था। साखर शालाएँ क्या थी, विद्यालय में ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के पश्चात जून के महीने में आरंभ होती थी। जून महीने की आरंभ होती थी और लगभग 1-2 महीने तक चलती थी, या 6 महीने तक कभी कभी, ठीक है। तो 6 महीने तक देखेंगे। साखर शालाओं में स्थानांतरण काल में लगभग 6 महीने उन बच्चों के लिए जो गन्ना मिलों के निकट सुविधाजनक समय पर कक्षाएं चलाई हैं। मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके फादर्स क्या था, गन्ने के लिए, तो वो भी साथ में जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था, उन गन्ना मिलों के निकट आसपास में साखर शालाएँ चलाई जाती, जिससे बच्चा क्या था कि जो वहाँ वर्क करते थे उनके बच्चे क्या था कि उन साखर शालाओं में एडमिशन लेके अपना जो एजुकेशन पीरियड है वो अपना कंप्लीट कर सकें, ठीक है। साखर शालाएँ चलाई जाती थी। और इन विद्यालयों को क्या कहते हैं, इन साखर शालाओं को क्या कहते हैं, द्वितीय सेमेस्टर की विद्यालय। मतलब पहला सेमेस्टर तो जनवरी से कंप्लीट हो जाता था, बाद में सेकंड सेमेस्टर था, तो उसको इसीलिए बोला जाता था, क्या था कि सेकंड सेमेस्टर विद्यालय बोला जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि साखर शालाओं में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के अभिप्राय हैं कि बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं, अच्छा ये इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और ध्यान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षिका की उपलब्धता। मतलब ये है कि प्रारंभिक शिक्षा की यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि हर जगह, कैसी भी जगह हो, उसमें क्या होता है, कैसी भी सिचुएशन हो, वहाँ पर शिक्षा की उपलब्धता उपस्थित कराना क्या था, जो यूनिवर्सलाइजेशन था प्रारंभिक शिक्षा का। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए हमने बहुत सारे एक्ट भी पढ़े थे पुराने इस क्लासेस में। अब हम देखेंगे विद्यालय शिक्षा भारत में कैसे किस किस लेवल पे चलती है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौन सी चलती है, पूर्व विद्यालय, प्री स्कूल शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या आता है, प्राथमिक एजुकेशन जो 6 से लेकर 3 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। प्री एजुकेशन, प्री स्कूल मतलब होता है जैसे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल मतलब प्री में पहले और स्कूल में स्कूल से, जैसे आंगनवाड़ी चल गई, आंगनवाड़ी चलती हैं आजकल, बहुत सारी आश्रम शालाएँ हैं। तो ये सब धीरे धीरे जो बाल वाटिकाएँ हैं, बाल वाटिका ये सब न्यू एजुकेशन में बाल वाटिका को इंट्रोड्यूस करा गया। उससे पहले आंगनवाड़ी चलती थी। तो ये क्या था, बच्चे के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बच्चे को सिखाया जाता था, ठीक है, कुछ चीज़ें। तो वो 3 से 6 वर्ष तक चलती थी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाती थी जो 6 से 11 वर्ष तक चलती थी उम्र तक, ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक। इसमें कौन कौन सी क्लास, एक से फर्स्ट से फिफ्थ तक क्लास के बच्चे आते थे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चलती थी कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा में उच्च प्रारंभिक
शिक्षा, ठीक है। अपर प्राइमरी कब से चलती थी? 11 से 14 वर्ष के लिए, और ये कहाँ से शुरू होती थी? क्लास नंबर 6 से 8th तक, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं हम जो 6 से 14 तक हो गई कौन सी हमारी? 6 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा चलती थी वो 6 से 14 तक ही चलती थी, मतलब फर्स्ट लेके 8th तक, यही कंपलसरी करी गई थी आरटीई के थ्रू। हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा क्या थी। माध्यमिक शिक्षा में सेकेंडरी एजुकेशन जो कब से चलती थी? 9 से 10th, 9th और 10th, 9th क्लास एंड 10th क्लास। 10th क्लास ये कब चलती थी? 15 ईयर से 16 ईयर के बच्चों के लिए होती है। ऐसे ही हायर सेकेंडरी जिसमें 11th और 12th आ जाता है, उसमें कौन सी? 17 to 18 ईयर, मतलब क्या कहा जाता है 18 वर्ष तक बच्चों के क्या होना? 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। आजकल तो पहले ही हो जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में आता क्या क्या है? प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी स्कूल, दोनों की एजुकेशन मिला के क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 6 से 8 तक की, एक फर्स्ट से कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की एजुकेशन किस में आती है? प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड इन एजुकेशन सिस्टम। किसी एजुकेशन सिस्टम का एक फाउंडेशन होता है, एक पिरामिड ऐसे बनता है तो इसका फाउंडेशन ये है एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जैसे एक बड़ा पिरामिड ऐसे बनता है जिसमें पूरी शिक्षा होती है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन ये बेस होता है, ये फाउंडेशन होता है किसी भी पिरामिड का, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम का बेस है क्या? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? बेस। जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी नहीं होगी बच्चे की हायर स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, हायर एजुकेशन अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है। जिस पर क्या था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या करता था? 10th मतलब जो 5 ईयर प्लान था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान SSA को क्या इंट्रोड्यूस किया था? विशेष बल दिया गया था, मतलब सर्व शिक्षा अभियान पर क्या था? विशेष बल दिया गया था इसके लिए, ठीक है। आप प्रारंभिक शिक्षा के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं सार्वत्रिकरण के लिए सॉरी कौन कौन से इसके एस्पेक्ट्स हैं? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, नंबर 1 पहला क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, मतलब प्रत्येक बच्चा क्या था? विद्यालय पहुंचे। ये यूनिवर्सलाइजेशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। प्रत्येक बच्चा क्या था? पहले वाले में क्या? यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर बच्चे के लिए एक्सेस मिले और इनरोलमेंट हो उसका, प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंचे, मतलब इन्होंने क्या टारगेट रखा था? 100% इनरोलमेंट की बात की गई थी, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरे में क्या है? अटेंडेंस। हर बच्चे की अटेंडेंस लगभग अटेंडेंस कितनी की जाती है? 75% एटलीस्ट अटेंडेंस होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की, मतलब अगर 100 दिन स्कूल खुल रहा है तो बच्चे के 75 डेज उसकी प्रेजेंट होनी चाहिए। और रिटेंशन को कम किया जा सकता है। रिटेंशन मतलब होता है ड्रॉप आउट रेट, मतलब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको कम करना चाहिए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दैनिक उपस्थिति, सभी की दैनिक उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात यूनिवर्सलाइजेशन में क्या कही गई थी? बच्चों को क्या करना चाहिए? उच्च कोटि की जो हायर क्वालिटी होनी चाहिए किसकी? एजुकेशन में। और जो टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, और क्या? टीचर और स्टूडेंट रेशियो में सुधार करना चाहिए। ये भी काम किसका था? यूनिवर्सलाइजेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, ओके। अब हम देखेंगे कुछ अलग अलग स्टेट पे अलग अलग योजनाएं चलाई गई थी, कौन कौन सी। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा था साखरशाला चलाई गई, ऐसे यूपी में क्या करा था? यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गई। बेसिक शिक्षा परियोजना थी कब चलाई गई थी? 1993 में चलाई गई थी, 1993 में। वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको फंडिंग किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग की थी कि बेसिक शिक्षा परियोजना चलाने के लिए यूपी में, ठीक है। इसका दायित्व क्या था? कि सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था, इसको चलाया किसने था? मतलब बेसिक शिक्षा परियोजना को चलाया किसने था? एक थी शिक्षा परियोजना परिषद ने चलाया था, ठीक है। इसका दायित्व लिया था। उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य सिंपल था, एक की शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सार्वत्रिकीकरण। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता, मतलब बहुत आसानी से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए, ठीक है। सार्वत्रिक भागीदारी, जब बच्चे औपचारिक और गैर औपचारिक तरीके से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर ले जाते, मतलब हर बच्चे को क्या कहना चाहिए? जो औपचारिक और गैर औपचारिक तरीके से प्राथमिक शिक्षा तो पूर्ण करनी ही करनी है, यही यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य है। और वो स्किल्स कब तक मिल जानी चाहिए? 14 वर्ष तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होनी चाहिए। ये सिर्फ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के 2 पॉइंट थे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। आपकी समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। और क्या था? और भी बातें की गई थी जो बेसिक परियोजना में था। क्या था? कि कौशल विकास
कार्यक्रम चलाए जाएँ, किसके लिए, जो यूथ है, जो पास आउट होते हैं 12th क्लास से पास आउट होके आए, तो उनके लिए क्या था, कौशल विकास योजना, जिससे स्किल सीख सके। जैसे आज कौन सा चल रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, वो इसी के तर्ज पे है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। इसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे क्या करता है, बच्चे अपना या तो सेल्फ रोजगार मतलब तलाश सके, या फिर कहीं किसी अच्छी कंपनी में जाके वो जॉब कर सके। इसके लिए स्किल इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, जो महिलाओं की जो पिछड़ी स्थिति उसको एम्पावर करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, ठीक है। SC और ST, ये ST है, ST के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर की, मतलब जैसे पहले क्या था, SC और ST वालों को पढ़ने को मौका नहीं दिया जाता था, उसके लिए क्या था, समान शैक्षिक, हर बच्चे के साथ वो मिल के पढ़ सके, ऐसी उन्होंने बात कही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ नोट पॉइंट है जो इसी के जो बेसिक उत्तर प्रदेश की बेसिक परियोजना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखेंगे कहाँ कहाँ चली थी ये, लक्षित कौन कौन से टारगेट थे। सबसे पहला था उत्तरांचल समेत, जब यूपी में क्या था उस समय, उत्तरांचल 1993 में यूपी में उत्तरांचल था, ठीक है। उत्तरांचल यूपी का एक स्टेट था, सॉरी डिस्ट्रिक्ट था उत्तरांचल एक, ठीक है। उसमें हम देखते हैं यूपी के लगभग 63 जिलों में से 10 लक्षित जिले संकेंद्रित थे। मतलब क्या था कि 63 उस टाइम 1993 में यूपी में क्या था, 63 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें थे 10 डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट की गई थी कि 10 डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट था कि जो बेसिक योजना को हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, ठीक है। 1993 के आरंभ करते हुए इस परियोजना के समय में सीमा उपयुक्त सिर्फ कितने 10 जिलों के लिए थी और 5 वर्ष के लिए रखी गई थी, 5 वर्ष के लिए चलाई गई थी, परंतु 2003 तक इसका विस्तार लगभग 17 जनपदों में हो चुका था। मतलब 17 जनपद, पहले कितनी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों में चलाई गई थी, बाद में जब 2003 आते आते इसका विस्तार किसमें 17 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था। आज तो सारी डिस्ट्रिक्ट में अब चल रही है, ठीक है। ऐसे ही इसी की तर्ज पे एक बिहार की शिक्षा परियोजना थी, जैसे यूपी की वैसे ही क्या था बिहार की माफ़ी चाहूँगा। अब हम देखते हैं बिहार की परियोजना कौन सी है। इसमें क्या, इसका भी उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। हर जो भी एक्ट आए हैं, इसमें जो भी योजनाएं चलाई गई थी, उनका मेन फोकस यही था, यूनिवर्सलाइजेशन को टारगेट करना। इस परियोजना का उत्तरदायित्व क्या था, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना को ही सौंपा गया। इसका जो उत्तरदायित्व है, जो उसी संस्था को समझा गया जो यूपी की बेसिक परियोजना चला रही थी, उसी को दिया गया था, ठीक है। भारत सरकार तथा बिहार सरकार की एक क्या थी, साझी परियोजना थी, और उसको फंडिंग किसने करी थी, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करी थी। ये बिहार और भारत सरकार की साझी परियोजना थी। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से काम किए गए थे। विशेष बल दिया गया था किस पे, जो समाज में सुविधा वंचित वर्गों की रक्षा के लिए, जैसे SC और ST और महिलाओं पर था, टारगेट किया गया था इन्होंने, ठीक है। और पहली ऐसी व्यापक सर्व शिक्षा अभियान परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंध कहाँ से, राज्य के बाहर से था, मतलब यूपी से था, और भारतीय सरकार से, मतलब भारत सरकार से था, ठीक है। ये पहली ऐसी साझी परियोजना थी। इसमें कौन कौन से पहले 3 जनपद कौन कौन से टारगेट किए गए थे, रांची जनपद, जो रांची था, आज जो रांची झारखंड है, वो पहले क्या था, बिहार में ही था, ठीक है। रोहतास था, रोहतास जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें लागू की गई थी। परंतु बाद में 1993 के बाद इसका विस्तार 4 और जनपदों में लागू कर दिया, बाद में और भी जनपद में इसको, डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था, और आज तो सारी डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक्सपेंडेड है, ये चल रही है। इसका काम क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, पंजीयन क्षमता को बढ़ाना, मतलब भाई इनरोलमेंट को बढ़ाना, ठीक है, इनरोलमेंट की क्षमता को बढ़ाना, स्पेशली जो SC ST के विद्यार्थी के जो बच्चे, क्योंकि बिहार में SC ST बहुत है और OBC पिछड़े वर्ग ज़्यादा है, तो इसलिए उनका मेन टारगेट भी यही था कि SC ST के विद्यार्थियों को और लड़कियों को ड्रॉप आउट दर से कमी में लाना, कि मतलब SC ST के बच्चे क्या था कि पहले खेतों पे जाते थे अपने फादर के साथ, तो मतलब वो एडमिशन तो ले लेते थे, बाद में अपनी बिना शिक्षा पूरी किए ही अपना मतलब एडमिशन कैंसिल करा लेते थे या स्कूल नहीं जाते थे, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, तो ऐसी ड्रॉप आउट दर को कम करना, ये उनका मेन उद्देश्य था। इसकी कार्यनीतियाँ थी, कैसे कैसे काम करना था इसे। लगभग कितने इसमें टारगेटेड थे, लगभग 11,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा कक्षों का निर्माण करना, ठीक है, इसमें ऐसी नीतियाँ लागू की, और लगभग 16,000 टीचर्स की भर्ती करना, ये भी बिहार परियोजना के अंतर्गत था। और महिला समाख्या घटक का कार्यान्वयन करना, ठीक है, विद्यालयों के लिए महिला समाख्या क्या था, विद्यालयों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व स्थापित करना। क्वेश्चन आ सकता है कि जो महिला समाख्या घटक है, ये किसका उद्देश्य था, का कार्यान्वयन कौन सी योजना का था, बेसिक शिक्षा परियोजना कौन सी, बिहार की, ठीक है।
इस परियोजना में कितनी 12 डिस्ट्रिक्ट, ये परियोजना कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी, 12 डिस्ट्रिक्टों में चलाई गई थी। इसमें एक पॉइंट रह गया था जो मैंने बाद में लिखा था, पोस्टर कार्यशाला चलाई गई थी। पोस्टर कार्यशाला क्या था, ग्रामीण पुस्तकालयों आदि का अवधारणा का विस्तार, मतलब जो ग्रामीण में क्या था, बच्चों के लिए क्या था, पुस्तकालय खोलना, ये पोस्टर कार्यशाला थी। ठीक है, छोटे छोटे पुस्तकालय जिसमें कॉमिक्स मिलती हैं, जो और जो पुराने हमारे जो भी मतलब जो शहीद हुए हैं उन लोगों की स्टोरी थी, तो ये छोटी छोटी किताबें इसमें दी जाती थी। ठीक है, जिससे बच्चे क्या था, पढ़ सके, उनमें राष्ट्रीयता की भावना और भी चीज़ें आ सके। ठीक है, नैतिक मूल्यों से जागृत हो सके और राष्ट्र देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हो सके। तो ये पोस्टर कार्यशालाएँ खोली गई थी। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने बात की गई थी इस बार कि हर गांव में लगभग एक छोटा मोटा पुस्तकालय खोला जाएगा, लाइब्रेरी खोली जाएगी जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी जाएंगी। ठीक है, एनजीओ के माध्यम से गैर औपचारिक शिक्षा, और कुछ एनजीओज भी चलाए गए थे बिहार में, जो क्या था, जिनसे क्या था, गैर औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक जॉम्बिस। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर हमारे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रह जाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, अब हम आज की क्लास यहीं पर वाइंड करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ये NIOS का जो कंपाइलेशन नोट्स है, अगर आपको चाहिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बुक इच फॉर्मेट में, अगर बुक फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में। अब PDF फॉर्मेट में ही मैंने देने का सोचा है, तो आपको अगर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो PDF फॉर्मेट में भी ये अवेलेबल कराया जा सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9536328128। और अब मैंने इसमें कुछ और नए पॉइंट्स जोड़े हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट करके, जैसे आपको अगर किसी पॉइंट की अगर नहीं जानकारी है तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट करके भी मैंने इसमें एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ऐड किए हैं। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप और कॉल। ठीक है, अगर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो भी आप कर करके अगर आपको चाहिए तो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, चाहे PDF फॉर्मेट में। अगर आप खुद प्रिंट करा सकते हैं तो आप PDF फॉर्मेट में ले लीजिए, और आपको बहुत मिनिमल प्राइस में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।